हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ फिर से टीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पिछले लास्ट वीडियो में भी हमने टीडीएस के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो आज ही क्यों, हमारा एपिसोड 6 टीडीएस के ऊपर ही था। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो बजट आया है उसमें टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, कुछ प्रोविज़न आए हैं जो सबको जानकारी होनी चाहिए। तो आज उसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप एंड तक देखोगे, प्लस आपकी नॉलेज में थोड़ा सा मैं एडिशन कर पाऊँगा। चलिए टैक्स टॉक के एपिसोड 8 शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है टीडीएस न्यू रूल्स विथ रेफरेंस टू बजट 2021। सो बजट 2021 में हमारे जितने भी चेंजेस आ रखे हैं, जो भी नए एडिशन है स्पेशली, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग प्रोविजंस है जो ऐड हुए हैं, तो आपके साथ मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट ब्रेकडाउन करने की। तो सबसे पहला है, ये सेक्शन आया है नया 194Q, जो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021 का इसका डेट रहता है। तो पहले थोरो रीड कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि चीज़ क्या है। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q बाय अ बायर कैरिंग अ बिजनेस हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड्स 10 crore rupees ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच सच गुड्स आर परचेज। दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। मतलब ये कह रहा है, यहाँ पे बायर कह रहा है, फिर गुड सेल कह रहा है। पूरा अलॉट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है लैंग्वेज, पर इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कि किस पे एप्लीकेबल है। फिर तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेज मेड बाय अ बायर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देयर इज अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन, goods are purchased for the value or aggregate value of exceeding 50 lakh rupees in any previous year, and the buyer should not be in the list of person excluded from the provision for the deduction of the tax। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बायर को समझते हैं। बायर आप दिमाग में रखो, एक मिडिल पर्सन जो क्या करता है, एक डीलर की तरह सोचो, जो कहीं फैक्ट्री से गुड्स खरीद के लेके आएगा और फर्दर सेल करेगा। तो इस कंडीशन में जो बायर है वो ये बीच का डीलर पर्सन है, जो बाय भी करता है और सेल भी करता है। तो अगर इस बायर ने पिछले प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का सेल किया है, बीइंग अ डीलर, बीइंग अ पर्सन इन द मिडल, तो उसने क्या किया, सेल किया 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा, तो फिर ये जो सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो देखने लग जाता है। क्या देखेगा ये, मतलब अब सेक्शन 194 क्यों इस पर्सन के लिए आँख खोल लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो सेक्शन 194 क्यों जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या चीज़ें देखेगा इस पर्सन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो वो बोलेगा कि ये पर्सन परचेज कहाँ से कर रहा है, जो सेल कर रहा है, जो 10 करोड़ का इसने सेल किया, उसे परचेज कहाँ से कर रहा है। उसने देखा रेजिडेंट से परचेज कर रहा है, नॉन रेजिडेंट से परचेज कर रहा है। मतलब नॉन रेजिडेंट मतलब इम्पोर्ट किया हुआ है गुड्स, या वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उससे परचेज कर रहा है, तो फिर तो ये सो जाएगा, मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर ये रेजिडेंट से परचेज कर रहा है तो फिर से ये और तेज़ी से देखने लगेगा कि क्या सिचुएशन है। फिर सेकंड कंडीशन में आते हैं, तो गुड्स आर परचेज्ड फॉर अ वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। मतलब उस प्रीवियस ईयर में जो ये डीलर है, उसने जो मैन्युफैक्चरर हो सकता है या दूसरा डीलर हो सकता है जिससे भी ये परचेज कर रहा है, ये मिडल मैन, क्या इसने 50 लाख रुपये से ज़्यादा का परचेज किया उस पर्सन से। अगर 50 लाख रुपये से ज़्यादा का परचेज किया तो ये सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, अगर नहीं किया है तो ये सेक्शन सो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है, द बायर शुड नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ पर्सन्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजन फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब अगर ये जो मिडिल डीलर है, जो पर्सन है, इस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, ये उस लिस्ट में कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब पहले तो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी, ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि टीडीएस एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए। इसको मैंने थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे आप मानो ये मिडिल मैन है, ये पर्सन जो है मिडिल मैन है, तो ये क्या कर रहा है, इसने अगर पिछले साल गुड्स 10 करोड़ से ज़्यादा का सेल किया इस मिडिल मैन ने, तो फिर 194 क्यों एक्टिवेट हो गया इसके लिए। तो वो चेक करेगा कि अच्छा ये सेलर है,
तो ये सेलर रेजिडेंट भी होना चाहिए और इस पर्सन पे टीडीएस की क्लॉजेज एप्लीकेबल भी होनी चाहिए, उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली बोला हो कि इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कि तुम टीडीएस डिडक्ट मत करना, या फिर इसने कोई स्पेशल एग्जाम्पशन ले रखी हो फॉर द टीडीएस कि मुझ पे एप्लीकेबल नहीं होगा बोल के अगर इसने कोई एग्जाम्पशन ले रखी है, तो उस सिचुएशन के अलावा अगर ये पर्सन क्या करेगा, इससे गुड्स परचेज करता है तो 194 क्यों इस पर्सन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बायर इस कंडीशन के लिए ये बायर है, पर यहाँ पे ये सेल भी कर रहा है, तो ये पिक्चर इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज करता है। तो इसकी पूरी कहानी जो डिटेल है उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में तैयार किया है, ताकि आपके बचे हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन उससे आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या होंगे, कौन लायबल है कलेक्शन करने के लिए, बायर, जो मिडिल में बायर था जो सेल भी कर रहा था। कंडीशन क्या है कि वही 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर वो सेल कर रहा है गुड्स, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अगर वो जो बायर है जिसने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बेचा, उसने 50 लाख रुपए से ज़्यादा का किसी पर्सन से खरीदा, तो खरीदने के बाद ही तो बेचेगा, और एक ही पर्सन से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का खरीद रहा है, टीडीएस कितने में काटेगा। अब 50 लाख हो गया, अब 60 लाख रुपए का टोटल खरीदा, तो ऊपर के 10 लाख पे कितना रेट 0.1% पे क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। और कब करेगा, जब क्रेडिट होगा या पेमेंट होगा, विच एवर इज अर्लियर। या तो आप बुक में आपने इसको दूंगा बोल के क्रेडिट कर दिया, या फिर आपने पेमेंट कर दिया कि अमाउंट पे कर दिया, तो दोनों में से जो भी पहले उसमें क्या होगा, डिडक्शन होगा। तो सेक्शन 194 क्यों जो नया प्रोविजन सेक्शन है, ये इसका यहीं पे पूर्ण विराम होता है। तो आज एक जो दूसरा सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 206 AB। ये भी वही जुलाई 1 से इसकी स्टार्टिंग होगी, मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन इसी से इफेक्ट में आएगा। इससे पहले तक सेक्शन 206 AA था, जो पैन फर्निश ना करने पे 20% ऑफ TDS की डिडक्शन की मांग करता था। तो इसमें थोड़ा सा बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे 206 AB से, तो जानते हैं इसके बारे में क्या सिचुएशन है इसमें। पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते, रीड कर लेते, फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो कंडीशन क्या है इस सेक्शन के एक्टिवेट होने का, कि अ पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 2 previous ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। मतलब अगर इस साल में हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं, तो पिछले 2 साल का TDS रिटर्न अगर एक पर्सन ने फाइल नहीं किया है, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 139 इज एक्सपायर्ड। मतलब सब सेक्शन 1 की बात कर रहा है, मतलब जो ऑन और बिफोर ड्यू डेट की बात है। तो मतलब अगर ड्यू डेट से पहले तक है तो ठीक है, अगर ड्यू डेट के बाद हम बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, तो वो कह रहा है बिलेटेड रिटर्न वाला टाइम को कंसिडर मत करना है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने, प्रीवियस ईयर की जो 2 previous ईयर कैलकुलेट करने के लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब नॉर्मल जो ड्यू डेट होता है उस पर चेक करना है कि इस पर्सन ने यहाँ तक 2 साल की फाइल करी कि नहीं करी। अगर उस पर्सन ने पिछले, जैसे ड्यू डेट खत्म हो गया, बिलेटेड रिटर्न की डेट अभी भी बची हुई है, इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस साल को भी लेंगे 31 मार्च तक की भी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट 31 मार्च तक बची हुई है। तो आज अगर मुझे TDS डिडक्ट करना है और किसी पर्सन ने अभी तक ITR फाइल नहीं करी 1920 की, तो फिर ये वाला प्रोविज़न एक्टिवेट हो जाएगा उसके लिए। मतलब ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो नॉर्मल डेट था या ड्यू डेट था वो ख़त्म हो चुका है पहले। और तीसरा देखिए, प्रोविज़न पे एंड लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड का मतलब होता है ये सारी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, सिर्फ अकेली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो फिर 206 एप्लीकेबल होगा। द एग्रीगेट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड एट सोर्स एज द केस में बी इज 50,000 और मोर इन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर TDS डिडक्टेड जो है पीछे के साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS ही काट लिया हमने, और उस बंदे ने उन 2 सालों में TDS की रिटर्न फाइल नहीं करी है, और फाइल करने की जो नॉर्मल ड्यू डेट है वो भी चली गई है, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, 206 एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो क्या एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या उखाड़ लेगा, क्या होगा, तो ये होगा कि द प्रपोज TDS रेट इन दिस सेक्शन इज हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट। मतलब TDS, अब एक ही चीज़ है, गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स उठाएगी, एक ही जगह पे, वो है TDS से। तो वो क्या कर रही है, या तो क्या करो, ट्वाइस रेट कर दो। अगर आपका 5% TDS कट रहा था तो अब 10% कट जाएगा, क्योंकि आप वो काम कर ही नहीं रहे हो जो काम सरकार बोल रही है। आपने ITR फाइल ही नहीं करी और आप 50-50 हज़ार रुपये आपकी TDS कट रही है हर साल,
एक पार्टी से, तो वो क्या करेगा, 5% TDS नहीं काटेगा, उसका डबल काटेगा। अगर 5% है तो, अगर 10% है तो वो 20% हो जाएगा। वो क्या बोला, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन, ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, वही बात हो गई। अगर कोई प्रोविजन के अलावा अगर कोई रेट, कभी कभी क्या होता है रेट कम हो जाता है, गवर्नमेंट कम कर देती है रेट, जैसे कोविड के लिए रेट कम हुआ था, तो अगर थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ टाइम के लिए कम हुआ है, तो फिर उसका डबल या फिर 5%, और इन सब का हायर। मतलब सबसे मार में कौन पड़ गया, जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे जिनका 194C में 1% का TDS कटता था, जो इंडिविजुअल और HUF है, और उनका 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS कट रहा है एक साल के अंदर एक पार्टी से, और उन्होंने ITR फाइल नहीं करी, तो उनका 5% TDS कटेगा। तो ITR फाइल करना अब ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विद द TDS हो गया, ठीक है ना। पर इसमें कुछ चीज़ है कि दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N ऑफ द एक्ट। तो मैंने टेबल बना दिया जिसमें क्लियरली बोला गया कि 192 क्या है, तो 192 TDS ऑन सैलरी है। तो अगर TDS ऑन सैलरी है, इस केस में जो डिडक्टर है वो आपका डबल नहीं काटेगा, भले ही आपने ITR फाइल ना कराओ। ऐसे करके ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय होता है, जैसे PF विड्रॉ करता है कोई पर्सन, उस सिचुएशन में भी जो TDS करता है वो भी डबल नहीं कटेगा। ITR फाइल नहीं भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 194B, अगर आपने TDS लॉटरीज वगैरह जीती है, क्रॉसवर्ड पजल जीती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब तब भी आपका TDS हायर रेट पे नहीं डिडक्ट होगा। उसके बाद ये जनरली 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर लॉटरी जीतते हैं तो फिर आपका TDS एक्टिवेट होता है, ये वाला सेक्शन। 194BB भी ऐसे ही है 194B की तरफ, पर यहाँ पे क्या होता है कि रेस कोर्स में जो गवर्नमेंट लाइसेंस्ड रेस कोर्सेज होते हैं उसमें अगर आप जीतते हो तो 194BB में, और अमाउंट भी वही 10,000 रुपये से ज़्यादा जीतते हो तो TDS एक्टिवेट होता है। इन सिचुएशन में जैसे LBC है, TDS ऑन इन्वेस्टर विच विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट इन द सेकुलराइजेशन ट्रस्ट, अगर सेकुलराइजेशन ट्रस्ट के इन्वेस्टर को अगर TDS की इनकम देते तो भी, और उसने ITR फाइल नहीं करी है तो भी आपको ये वाला जो प्रोविज़न है अभी 206AB वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो 194N है जिसके बारे में हमने डिटेल में पिछले TDS के वीडियो में डिस्कस करा था, कैश विड्रॉल करते टाइम भी आपको TDS आजकल डिडक्ट कर रहे हैं बैंक्स, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब अगर हम इसको पिक्चुरल एक टेबल जैसा बना के अगर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो अगर किसी पर्सन ने एक्सक्लूडिंग जो प्रोविज़न मैंने अभी इससे पहले आपको बताया 192, 192A और जितने भी और सेक्शन थे उनके बारे में जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन है, अगर ITR उन्होंने 2 साल तक फाइल नहीं करी है और एग्रीगेट TDS जो डिडक्ट हुआ है उन प्रीवियस ईयर में वो 50,000 रुपये इन ईच प्रीवियस ईयर है, पिछले 2 साल में चेक करना है, और 50,000 रुपये से ज़्यादा TDS कटा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेक्शन 206A भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपका TDS हायर रेट पे कटेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मानो आपने कोई FD बना रखी है और बैंक आपसे क्या कहते हैं TDS डिडक्ट करती है उस FD में से, और आपने पिछले कई सालों से ITR कभी ज़िंदगी में फाइल नहीं किया, और आपका जो TDS का इंटरेस्ट बन रहा है वो अच्छा खासा बन रहा है, और बैंक उसमें से 55,000 60,000 रुपये TDS डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10% TDS डिडक्ट करती है इंटरेस्ट के केस में। तो अगर आपका 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है तो 50,000 रुपये TDS बन गया, और 5,50,000 भी बन रहा है तो फिर आपका 55,000 रुपये का TDS बन गया। तो पिछले 2 साल में मानो 55,000 रुपये का TDS बना हुआ है और आपने ITR भी फाइल नहीं करी, तो बैंक अब आगे से क्या कर लेगा, आपका डबल TDS काट देगा, मतलब 10% TDS काटेगा। अब मान के चलो 1,10,000 रुपये का TDS काटेगा। ऐसे ही करके अब इस सिचुएशन में डबल हो गया। अब कंपेयर करना है डबल और 5 विच एवर इज हायर, तो इस केस में डबल ज़्यादा है, 10% का 20% हो गया, तो वो डबल ज़्यादा है। और अगर आप मान के चलो आप कॉन्ट्रैक्टर है और आप कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं, उसके बाद आपकी TDS अच्छी खासी काट रहा है कोई पार्टी, और आपने ITR फाइल नहीं करी है पिछले सालों में कभी भी, तो इस सिचुएशन में भी आपका क्या हो जाएगा, सिचुएशन में भी वो हायर रेट पे TDS डिडक्ट करेगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। अब तो इसमें दिक्कत उनको होगी जिनके अच्छा खासा TDS डिडक्ट होने के बाद भी वो ITR फाइल नहीं कर रहे, तो उनके केस में ये थोड़ा सा सरदर्दी वाला काम होने वाला है। तो यही 2 सेक्शन थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे और कुछ जानकारी वाले भी थे। आशा करता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कस कर पाऊँगा। ऐसे वीडियो हम लेते आते हर बार, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
नमस्ते।